मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, और होमवर्क में मैंने आपको क्या दिया था, एक्सरसाइज 2 के 15 क्वेश्चंस दिए थे, याद है ना? एक्सरसाइज 2 के 15 क्वेश्चन दिया था, तो होप कि आपने किए होंगे। ठीक है, तो आज अपन पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद डाउट सॉल्व करेंगे। तो पहले थोड़ा पढ़ते हैं, फिर डाउट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हमें नया जो टॉपिक पढ़ना है वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ना है। तो लास्ट टाइम हमने डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ा था। डी ब्रॉगली इक्वेशन से वन थिंग वी नो दैट right now, conclusion from de Broglie, है ना? So the conclusion from de Broglie equation, de Broglie explanation, है ना? तो हमने de Broglie तो पढ़ा equation, but what is the conclusion from there? So the एक तो conclusion था हमारे पास कि देखो particle character is inversely proportional to wave character. Particle character is inversely proportional to wave character. ठीक है, से कोई बोलता है कि भाई आपने लिखा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, तो बताओ ये इक्वेशन पार्टिकल कैरेक्टर के लिए है या वेव कैरेक्टर के लिए? तो अपन कहेंगे ये इक्वेशन मोर पार्टिकल कैरेक्टर के लिए। मतलब अगर कोई पार्टिकल है तो उसका वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, इससे कैलकुलेट करेंगे, वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, है ना? वेवलेंथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। हमने देखा था ना कि भाई माइक्रोस्कोपिक क्यों, बिकॉज छोटे पार्टिकल का ही इससे वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वेवलेंथ फॉर वेवलेंथ कैरेक्टर, फॉर मोर वेवलेंथ कैरेक्टर, वेव कैरेक्टर, तो वी कैन कैलकुलेट लाइक दिस, भाई लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी ले लो, या फिर अपन एनर्जी से कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू एच अपॉन एच सी अपॉन लैम्डा। मतलब अगर ज्यादा वेव कैरेक्टर है तो आप या तो वेवलेंथ एम वी की वेवलेंथ क्या लेंगे अपन, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम, क्योंकि बिल्कुल वेव कैरेक्टर बहुत ज्यादा तब होगा जब उसमें वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी ऑफ ऑलमोस्ट लाइट के बराबर होगी, तो वो वेव कैरेक्टर हो जाएगा। तो अगर किसी पार्टिकल का वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो अपन ऐसे कैलकुलेट करेंगे, और अगर किसी वेव का कैरेक्टर कैलकुलेट करना है जिसमें वेव कैरेक्टर ज्यादा है, ऐसे पार्टिकल के लिए कैलकुलेट करना है तो इससे कैलकुलेट करेंगे। दूसरा था कि एटम्स कैनॉट हैव फिक्स्ड बाउंड्रीज, है ना? एटम्स कांट हैव फिक्स्ड बाउंड्रीज, है ना? फिक्स्ड बाउंड्री। तो अपन कहेंगे भाई ये कौन सी बात है कि भाई एटम के पास फिक्स बाउंड्री नहीं होता, तो अपन तो एटॉमिक रेडियस वगैरह सब कैलकुलेट करके बताते हैं, और आप कह रहे हैं कि एटम की फिक्स बाउंड्री नहीं होती। हाँ तो देखो ना, अपन ने ऐसे लिखा था ना डी ब्रॉगली कि द इलेक्ट्रॉन ट्रैवल लाइक दिस इन होता ना, तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रेवल करेगा इन अ शेल, तो न्यूक्लियस से उसका रेडियस कभी कम होगा और कभी ज्यादा होगा। तो फिर अपन कैसे बताएंगे कि रेडियस कौन सा होगा? So we cannot calculate the fixed radius of any atom, fixed size of any atom. Therefore, we can't calculate, क्योंकि अगर मान लो जब हम रेडियस कैलकुलेट कर रहे थे इलेक्ट्रॉन यहां पर था, तो रेडियस तो हम बड़ा कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर मान लो कि जब हम रेडियस कैलकुलेट कर रहे थे एटम इस पोजीशन पे था, तो हम छोटा रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे। सो वी कांट कैलकुलेट एग्जैक्ट साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, एक तो ये हो जाएगा भाई। सो हम किसी भी एटम का एग्जैक्ट साइज कैलकुलेट करके नहीं बता
अब ठीक है, वी गॉट दैट वेवलेंथ कैरेक्टर एंड एटम्स का फिक्स साइज नहीं होता, हमको डीप ब्रॉगली ने बताया, बट हम इसको और कुछ यूज कर सकते हैं क्या? हम बिल्कुल यूज कर सकते हैं। सपोज अपने पास एक मतलब इस पार्ट को थर्ड पॉइंट लिखूंगा, थर्ड पॉइंट में भी लिख सकते हैं, जिससे अपने पास ऐसे गिवन है। थर्ड पॉइंट लिखता हूं, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। I will write that wavelength associated with electron, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, अब ना इसमें बहुत सारा पार्ट ऐसे होता है जो अपन प्रैक्टिकली देख तो नहीं सकते, हाँ, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा उस पार्ट से आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे। तो वो कंसेप्ट अपन को, अच्छा एटम में ऐसे होता है, ठीक है, विल फॉलो दैट, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अपने पास मैंने आपसे लिखा एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो विल टेक एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन, एग्जांपल इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है। विल राइट लाइक दिस, हमारे पास एक न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस, और इसमें मेरे पास सपोज ये फर्स्ट शेल है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है, सेकंड शेल भी हो सकता है। अभी फर्स्ट शेल का एनर्जी कितना होता है? E1 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन। हमको एक बात पता है कि अगर मैं इसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दूंगा, then that will be called as ionization energy, और आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? 13.6 वोल्ट। अगर मैं इसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूंगा तो फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में चला जाएगा। तो मैंने डिफरेंस लिखा था ना, फर्स्ट शेल का एनर्जी, सेकंड शेल का एनर्जी लिखा है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता हूं, एनर्जी गिवन इज 15 इलेक्ट्रॉन, अब क्या होगा? तो अपन कहेंगे अगर आप इसको 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दोगे, अगर आप इसको 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दोगे, तो उस केस में ये एनर्जी जो अपन ने इसको दिया 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी विल बी यूज्ड टू मेक द इलेक्ट्रॉन independent of the nucleus, and the rest of the energy 15 minus 13.6, that is 1.4 electron volt, will give the electron the velocity for the electron, or the will increase the kinetic energy of the electron. तो इट इज लाइक दैट कि भाई ये तो आप ऐसे बता रहे हो कि टोटल एनर्जी मैंने कितना दिया, कितना एनर्जी मतलब मुझे इसको इंडिपेंडेंट करने में लगा, वर्क फंक्शन, बाकी से काइनेटिक एनर्जी बता देता है। ये तो आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया था, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये तो मैं इलेक्ट्रॉन का आयनाइजेशन की बात कर रहे हैं। भाई इसको इससे इंडिपेंडेंट करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए 13.6, आप दे रहे हो ज्यादा, तो बाकी क्या होगा? तो अपन कहेंगे इंडिपेंडेंट इज ये इलेक्ट्रॉन इससे इंडिपेंडेंट होने के बाद इट विल बिहेव एज अ फ्री पार्टिकल। तो इससे जब ये इजेक्ट हो जाएगा तो द एनर्जी एसोसिएटेड आफ्टर इजेक्शन है, सो आफ्टर इंडिपेंडेंट from nucleus, ठीक है, after independent from nucleus, the energy remain with electron will be equal to 15 minus 13.6, that is equal to 1.4 electron volt, ये एनर्जी होगी। this energy will give the velocity for the electron, so this energy, therefore kinetic energy of electron will be equal to 1.4 electron volt, so we can calculate what will be the velocity of electron. Therefore
velocity of electron will be equal to velocity of electron or ejected electron. We can write ejected electron will be equal to, that is half mv square, that is equal to 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। तो अपन वेलोसिटी कैलकुलेट करके बता देंगे। और अगर आप ये पूछोगे कि इसके पास जब ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा पार्टिकल है, तो जब ये इजेक्ट होगा इतना एनर्जी देने से ये इंडिपेंडेंट होने के लिए, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से इंडिपेंडेंट होने के लिए इतना एनर्जी यूज हो गया, तो 1.4 उसका काइनेटिक एनर्जी है। और अगर हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन होगा तो हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अपन कहेंगे व्हेन इट इज बिहेविंग एज अ पार्टिकल वी हैव कैलकुलेटेड काइनेटिक एनर्जी, और पार्टिकल का वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं? डी ब्रोगली इक्वेशन से। वो तो आपने बताया था थोड़ी देर पहले, तो आई कैन राइट दैट। पेपर में ये लिखा हुआ था, therefore its wavelength will be equal to, therefore its wavelength राइट ना। तो अपन को पता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, इससे कैलकुलेट कर लेंगे। और अपन इसको हाफ एम वी स्क्वायर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वेवलेंथ को ध्यान रखना कि जब आप इसको कन्वर्ट करोगे राइट ना वेवलेंथ को, तो आपको कैसे लिखना है इसको। तो आप क्या करोगे, आप इसको एम वी लिखो एंड दैट विल बी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। तो इस एम वी को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं और सबका स्क्वायर करते हैं। अब आप इसको हाफ एम वी स्क्वायर बना दो। हाफ एम वी स्क्वायर बनाओगे तो यू नो दैट भाई लैम्डा हमने इक्वेशन लिखा हुआ है, आप लिख के और बता सकते हो, यू नो दैट हाउ टू राइट दैट। भाई इसको लैम्डा स्क्वायर आप कैसे लिखोगे, हाफ एम वी स्क्वायर अपने पास कितना आ गया, तो हाफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/2 एच स्क्वायर अपॉन एम, दैट इज वी। एम मैं वहां लेके गया और वी स्क्वायर, so half mv square will be equal to h upon lambda square है ये। so जो भी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी उसको हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। we know that कैसे कैलकुलेट करना है। और एक और बात, हम इतना सारा क्यों कैलकुलेट करें, we are given the energy ना, पोटेंशियल ले लो ना उसको, क्योंकि एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है ना। वेलोसिटी पूछोगे तो इसको इक्वेट करूंगा, वरना तो लैम्डा सीधे कैलकुलेट कर दूंगा। अपन को पता तो है क्यों इतना सारा कैलकुलेट करा। ये लो, ये 1.4 के बना मुझे, लैम्डा आर्मस्ट्रांग यूनिट में आएगा, तो कैलकुलेट करके बता दें। तो ये सारा पार्ट फिर, हाँ तो ये इसलिए बताया भाई कि आपको पता रहे कि ये इक्वेशन मैंने इसी से कैलकुलेट किया था लास्ट क्लास में। एवरीबॉडी ठीक है ना। तो दिस इज अवर राइट ना कैलकुलेशन। तो अब इस टाइप से ध्यान रखना, अगर अपन से कुछ पूछते हैं तो अपन उसको क्वेश्चन में बताएं। ये सारा पार्ट मैंने आपको समझाया हुआ है ना, ये सारा पार्ट मैंने आपको समझाया हुआ है, तो अपन उसे देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, फिर अपन लिख सकते हैं दैट इज, आज अपन को पढ़ना था दैट इज, अब हम नया पार्ट पढ़ सकते हैं। आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और उसका भी हम ऐसे ही एप्लीकेशन देखेंगे कि भाई हम वो क्यों पढ़े और उससे हमें क्या क्या पता चलेगा। तो आज हम एक पार्ट पढ़ेंगे दैट विल बी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सर टॉपिक नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई बात। तो अपन इसे बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलेंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। थोड़ा सा और ऐसे तो वी कैन राइट दैट और देखते हैं उसमें क्या पढ़ना है। बट अब व्हाट हाइजेनबर्ग सेज कि भाई एक बात है कि अगर मान लो कोई आपके सामने से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है बहुत स्पीड से, मतलब अगर कोई कार, आप रोड के साइड में खड़े हुए हैं और कोई कार है
वो 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपके सामने से निकल जाए, तो आप जब तक सोचोगे कि वो कार वहां पर है तब तक वो कार आगे निकल जाएगी। मतलब आप उसका एग्जैक्ट पोजीशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। और कार तो काफी बड़ा पार्टिकल है। सिमिलरली व्हाट ही सेज दैट कि किसी भी शेल में, जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं अपन, तो हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इन द फर्स्ट शेल होता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इन द फर्स्ट शेल कितना होता है, दैट इज 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। आप इसको किलोमीटर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब 2.18 जीरो कर देते हैं, दैट इज किलोमीटर पर सेकेंड। इतना स्पीड से वो ट्रैवल करेगा। तो अगर हम 240 किलोमीटर पर सेकंड को, पर आवर को नहीं बता सकते, पर आवर, सेकंड की तो बात ही नहीं की हमने, तब हम इसको नहीं कैलकुलेट कर सकते एग्जैक्टली, तो इसको कैसे कैलकुलेट करें? तो व्हाट हाइजेनबर्ग सेज, it is impossible to calculate the exact position of electron in a shell in the atom। आप इसका एग्जैक्ट पोजीशन कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, तो फिर क्या कैलकुलेट करें? तो वो कहेगा कि भाई देखो, जैसे अगर कार, आप रोड साइड पे खड़े हो और कार इतना स्पीड से जा रहा है, तो अगर इसका पोजीशन आप एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन आप ये बोल सकते हो कि शायद इस रीजन में कहीं वो कार था। तो आपको ये एक रीजन बताना पड़ेगा कि भाई इस रीजन में कार है जब मैंने उसे देखा, एक इंस्टेंट पे जब देखा। तो इसका मतलब है मैं इसमें एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकता। तो वो इलेक्ट्रॉन के लिए भी बोलता है कि आपने एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बोल सकते, जब तक आप ये सोचोगे दिमाग में कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तब तक वो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर रीजन की बात करनी होगी कि इलेक्ट्रॉन इस रीजन में है, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। मतलब हम पोजीशन को सर्टेन नहीं कर सकते, तो हम उस रीजन को ना, इसको x2 ले लेते हैं, इसको x1 ले लेते हैं, और इस रीजन को हम डिनोट कर देते हैं डेल्टा x से। दैट इज द रीजन where the probability of finding the electron is maximum। अब अगर हम वेलोसिटी की बात करें, उसकी कि वेलोसिटी कितनी थी, तो 20 किलोमीटर पर आवर अगर हम वेलोसिटी एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे, उसका मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, तो कार के लिए बता सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रोड। लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए अगर किसी एक पॉइंट पे हम ये कैलकुलेट करें कि इसका मोमेंटम क्या है, तो ये बताना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें तो लगेगा ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, जबकि इसका मोमेंटम क्या है, हमें लगेगा कि लीनियर मोमेंटम है, जबकि इसका मोमेंटम है क्या, एनवीआर, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। वो तो ऐसे एंगल में रोटेट करेगा, दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो भी अपन देखेंगे। सो व्हाट ही सेज दैट, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के हिसाब से, he states that we cannot calculate the exact position of any electron। We cannot calculate, or it will write that it is impossible to calculate, impossible to calculate the exact position and momentum of electron like particle, microscopic particle with an electron which is moving with very high velocity, which is moving with a very high velocity। आप इसको एग्जैक्ट या एक्यूरेटली भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, एग्जैक्ट और एक्यूरेट है, तो मैं इसमें एग्जैक्ट भी लिख सकता हूं या एक्यूरेट भी लिख सकता हूं।
एक्यूरेट और एग्जैक्ट है, वो मैंने एक्यूरेट इसलिए उसमें ऐड किया, दोनों एक ही बात है, बट मैंने इसलिए ऐड किया कि कभी कभी किसी किसी बुक्स में अपन को डेफिनेशन में एक्यूरेट वर्ड मिल जाएगा और किसी में एग्जैक्ट मिल जाएगा, तो हमें फर्क नहीं पड़ता। तो व्हाट ही सेज दैट कि भाई इसमें ना अपन क्या करेंगे, एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिख सकते हैं इसमें, उसका डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, ना ही कभी पूछ सकते हैं, तो अपन डेरिवेशन लिख देते हैं उसको, इक्वेशन लिख देते हैं। सो मैथमेटिकली एक इक्वेशन से उसने एक्सप्लेन किया, mathematically by the equation, what he says that delta x, that is uncertainty in position, मोमेंटम हम p से डिनोट करते हैं और डेल्टा उसने लगा दिया अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। वो कहता है दिस इज द इक्वेशन बाय व्हिच वी कैन एक्सप्लेन द मोमेंटम एंड द uncertainty in the position. So position and momentum दोनों में uncertainties, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ where we can say that delta x is uncertainty in position and delta p is uncertainty in momentum. मोमेंटम अपन को पता है क्या होता है, मोमेंटम इज राइट ना, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी के तो एम वी होता है, वी नो दैट, मोमेंटम तो मास और वेलोसिटी होता है, वैसे मास ऑफ पार्टिकल तो कांस्टेंट होता है, बस उसका वेलोसिटी चेंज होता है तो मोमेंटम चेंज होता है, तो मास तो कांस्टेंट रहता है लेकिन वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम चेंज होता है, तो मैं डेल्टा पी को वैसे भी लिख सकता हूँ। एच प्लैंक कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू हमको पता है, we can write this equation as, उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा x into m delta v is equal to, we can write that or greater than equal to भी लिख सकते हैं अपन 4 पाई, ये लिख सकते हैं। तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दोनों की बात कर सकते हैं। सो डेल्टा x into डेल्टा v will be greater than or equal to h upon 4 pi m। अब what will say कि भाई ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू ये बहुत छोटा वैल्यू है, जो h upon 4 pi है ना वो ऐसे होगा 6.626 into 10 to the power of minus 34 divide by 4 into 3.1, that is almost equal to 12। 12 मतलब इसको 12 से कैंसिल करेंगे तो इट विल बिकम 1/2 ऑलमोस्ट, मतलब 5 into 10 की पावर minus 35। ये तो बहुत छोटा वैल्यू है, लेकिन वैल्यू तो है ना, तो अपन कहेंगे अनसर्टेनिटी तो है ना भाई, ये तो मिनिमम बता रहे हो ना, इक्वल टू, ग्रेटर देन भी हो सकता है ना इनका प्रोडक्ट, तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दोनों का कुछ ना कुछ वैल्यू तो जरूर होगा। चलो देखते हैं हाउ इट हैपेंस। अपन एक एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं कि भाई चलो देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटली उसमें कैसे कैलकुलेट किया होगा एक्सपेरिमेंट, फिर अपन उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बता देंगे, वर्ड्स में भी लिख सकते हैं अपन या ऐसे भी बता सकते हैं अपन की कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें जब इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेक करना होता है ना, जैसे हमें एक शेल ले लिया और उस शेल में अपन को इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेक करना है, तो ये मान लो एक शेल है और इधर अपन न्यूक्लियस ले लेते हैं, मैंने शेल भी आधे बनाया हुआ है, या पूरा बना देते हैं, हमें क्या फर्क पड़ेगा, ये लो भाई एक शेल बना देता हूँ, ये एक एटम बना देता हूँ, इसमें न्यूक्लियस है, ठीक है, तो पूरा एटम बनाने की जरूरत नहीं, अपन आधा भी बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, हमें बस ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस से शेल का कितना डिस्टेंस है, वो पता होता है, वो तो एनर्जी से कैलकुलेट कर लेंगे, एनर्जी ऑफ द शेल इज क्वांटाइज्ड, वी नो दैट, इसलिए न्यूक्लियस से किसी भी शेल का कितना किसी भी शेल का न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस होगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और डिस्टेंस के बेसिस पे एनर्जी, जैसे अपन ने सारे एनर्जी वैल्यू कैलकुलेट किया ना, हम क्या करेंगे, जिस पोजीशन पे ये शेल लाई करता है एटम में, उस पोजीशन पे एक लाइट का वेवलेंथ को अपन यहां पर फॉल करके रखेंगे उस पोजीशन पे, तो मैंने एक लाइट ऑफ वेवलेंथ यहां पर फॉल करके रखा हुआ है। जब वो इलेक्ट्रॉन यहां से जब इलेक्ट्रॉन आएगा ना वहां पर, तो ये इरेडिएटेड लाइट है, मतलब ये अपन ने इरेडिएटेड लाइट का मतलब हो गया है ना,
irradiated light of wavelength lambda। ठीक है, इसका वेवलेंथ अपन को गिवन है, लेकिन एक बात हमें अच्छे से पता है, जो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ और एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं, ये अपन को पहले से पता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, जब ये लाइट इस पे रेडिएट होगा, इस पे फॉल करेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, तो व्हेन इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ना, तो वो रिफ्लेक्शन शो करेगा, यहां पर रिफ्लेक्टिव वेवलेंथ होगा। ये रिफ्लेक्शन से हमको पता चलेगा, यहां पर ऑब्जर्वर, हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये तो लाइट एक ऐसे हमने इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है जो उस पोजीशन पे क्या करेगा, लाइट को फॉल करके रखेगा, और उस पोजीशन पे लाइट फॉल करके रखेगा, तो जैसे इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन उसको क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, तो हमें दिखेगा, ऑब्जर्वर, हम उसको यहां से देख रहे थे इलेक्ट्रॉन। तो जब हम इसको यहां से देख रहे थे, तो इसमें एक पार्ट तो ये होगा कि भाई मिनिमम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो साइज होता है, वेवलेंथ तो ऐसे है, जो लाइट का वेवलेंथ आपने यहां पर फॉल करके रखा हुआ है ना, तो मैं थोड़ा ऐसे बड़ा बना देता हूं, ठीक है ना, ऐसे फॉल करके रखा हुआ है, तो अपन कहेंगे भाई कम से कम ये तो आपको लेना ही पड़ेगा, ये पोजीशन वाला पार्ट ऐसे वेवलेंथ है। इलेक्ट्रॉन का साइज आपके लाइट के वेवलेंथ से भी छोटा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब है इतना अनसर्टेनिटी तो मिनिमम मुझे लेना ही पड़ेगा, कितना, इसलिए अनसर्टेनिटी के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये मिनिमम अनसर्टेनिटी है जो मुझे लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साइज तो उससे भी छोटा होता है। इसका मतलब है आप कुछ भी कर लो, इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है कि वो लाइट के वेवलेंथ में भी कहीं भी हो सकता है उस पार्ट। तो अपन कहेंगे अच्छा, मतलब डेल्टा एक्स का वैल्यू तो होना ही होना है, अगर आप लाइट से इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है भाई, दूसरी बात तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां पर कहीं भी हो सकता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ जितने रीजन में टकराएगा, उससे स्ट्राइक करेगा, उस रीजन में कहीं भी हो सकता है। अब रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ के लिए अपन को क्या लगेगा कि भाई, अपन को लगेगा कि जो इलेक्ट्रॉन हमने इस पोजीशन में देखा ना, हमें तो लगेगा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, लीनियर मोमेंट, इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या है, एक्चुअल पाथ, जबकि एक्चुअल पाथ नहीं होगा, ये एक्चुअल पाथ है, जबकि ऑब्जर्व्ड पाथ ये होगा, ये ऑब्जर्व पाथ है। तो ये एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए, जबकि हम कंसिडर क्या कर रहे होंगे, हमें लग रहा होगा कि वो इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट जा रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया, मतलब आप इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हो, और भी इजी हो जाएगा हमारे लिए। एक डार्क रूम ले लेते हैं, उस डार्क रूम में हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे लिए इलेक्ट्रॉन भी अभी भी डार्क है, डार्क मतलब उसके बारे में बहुत सारा पार्ट अभी भी हम कैलकुलेट नहीं कर पाए। हमने एक डार्क रूम ले लिया, डार्क रूम में हमने क्या किया, हमें पता है कि एक पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मतलब हम उस डार्क रूम में एक रेड को छोड़ देते हैं। हम क्या करेंगे, हमें पता है कि वो रेड वहां से निकलेगा, तो हम एक टॉर्च लेते हैं और टॉर्च को ऐसे उधर एक फॉल करके रखते हैं उस पाथ पे। अगर हम टॉर्च को ऐसे फॉल करके रखेंगे उस पाथ पे, तो क्या होगा, जब वहां से रेड निकलेगा, तो वो टॉर्च का जो रीजन होगा, हमें तो बस उतना ही पार्ट दिखेगा ना, तो टॉर्च का लाइट फॉल करके रखा हुआ, जब वो रेड वहां से निकलेगा, तो वो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगा रेड से, तो हमें दिखेगा ना, रिफ्लेक्टेड लाइट तो हमें दिखेगा ना, तो हम कहेंगे अच्छा वो है। लेकिन जब तक हम बोलेंगे तब तक वो आगे चला जाएगा, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन तो है ना, बड़े रीजन में फॉल करके रखते हैं। हाँ, तो आप एग्जैक्ट उस रीजन का आंसर डेल्टा एक्स तो लेना ही पड़ेगा ना आपको, उस रीजन का, बड़े रीजन में फॉल करके रखोगे कि हमें थोड़ी देर दिखे, तो डेल्टा एक्स लो। दूसरी बात, अगर हमने ऐसे फॉल करके रखा हुआ है, तो हमें एक बात पता है कि वो लाइट में जब वो रेड ऐसे आएगा, तो हमें लगेगा, हम ये नहीं बता सकते कि वो ऐसे आया था
या ऐसे आया था, मतलब वो अपन को कैसे दिखा, ये सर्टनिटी से नहीं बता सकते हम। तो हम क्या करेंगे, हम तो ये कहेंगे कि भाई वो ऐसे आया और सीधे ऐसे निकल गया, जबकि उसका एक्चुअल पाथ क्या था, हो सकता है वो ऐसे आया हो, एंगुलर पाथ। तो इलेक्ट्रॉन में हमको पता है उसका एंगुलर पाथ होता है, लेकिन हम सिंस एक पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहे हैं, तो उस रीजन में इलेक्ट्रॉन का लीनियर मोमेंटम होगा या एंगुलर मोमेंटम होगा, वो कैसे बताएंगे। तो उस पर्टिकुलर रीजन में तो हमें यही दिखेगा ना कि यार रेड ऐसे दिखा ना मुझे, तो ऐसे ही जा रहा था, तो हम क्या कंसिडर कर लेंगे कि भाई वो तो लीनियरली ऐसे निकल गया उस रीजन में, जबकि एक्चुअल में था क्या, वो ऐसे निकल रहा होगा, तो मैं उस रीजन में तो स्ट्रेट ही दिखेगा। ठीक है भाई, ऑब्जर्व पाथ ही हमें लेना है ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में तो हम वही लेते हैं जो ऑब्जर्व होता है। तो अपन कहेंगे ठीक है एमवी ले लेते हैं, तो आपने एमवी कंसिडर किया ना, डेल्टा पी, आपने बताया था ना कि डेल्टा पी इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा पी होता है। चलो ठीक है, इसमें हम क्या करें, ये तो हमको पता चल गया कि ठीक है, अपन आपने एक बात बता दिया कि भाई मिनिमम आपको डेल्टा एक्स इतना तो लेना ही पड़ेगा जितना वेवलेंथ का वैल्यू है, मतलब मुझे इतना तो लेना ही लेना। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, अगर आपको वेवलेंथ गिवन है तो प्लस माइनस जो भी आपको गिवन होगा वो तो लेना ही लेना है। दूसरा, मोमेंटम में ठीक है, विल राइट दैट मास इनटू डेल्टा वी ले लूंगा, आप वेलोसिटी बता दो, मैं बता देता हूं। ठीक है, अब इसमें अपन कहेंगे क्या मैं इसको एग्जिट पोजीशन, मतलब इसको एक्यूरेट नहीं कर सकता, तो अपन कहेंगे देखते हैं करके, अगर एक्यूरेट कर सकते हैं तो कर लेंगे। अगर मुझे इस रेड को, मतलब रेड मतलब इलेक्ट्रॉन को अच्छे से देखना है, मतलब उस में अगर मुझे उस रेड को अच्छे से देखना है, तो मैं क्या करूंगा, ब्राइट लाइट ले लूंगा। बिल्कुल वैसे ही जब मुझे अगर इलेक्ट्रॉन को अच्छे से देखना है, मतलब उसकी पोजीशन सर्टेन करनी है, तो मैं लाइट को ब्राइट ले लूंगा। अगर आप ब्राइट लाइट लोगे तो उसमें एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर एनर्जी ज्यादा होगी, शॉर्टर वेवलेंथ होगा। अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वो एनर्जी का बंडल जब इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा, तभी तो ऊपर को रिफ्लेक्ट होकर दिखेगा। जब उसको स्ट्राइक करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर देगा, क्या कर देगा, उसको डिस्टर्ब कर देगा। अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन हुआ तो उसका मोमेंटम डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर वो उसको स्ट्राइक करेगा, जैसे हम भागते हुए जा रहे हैं, कोई हमको थोड़ा धक्का दे जाए ऐसे, क्या हो जाएगा, हम एक्सीलेट हो जाएंगे, या हम स्पीड से साइकिल से जा रहे हैं, और कोई भी मुझे थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया ना, थोड़ा सा भी कहीं टच हो गया ना, तो बैलेंस खराब हो जाएगा, हमारी स्पीड एकदम से चेंज हो जाएगी। तो अगर मैं ब्राइट लाइट लेता हूं तो फोटोन में एनर्जी ज्यादा होगी, और उतना एनर्जी का फोटोन अगर इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल में टकराएगा ना, तो उस केस में वो एक्सलेट हो जाएगा, एक्सलेट होगा तो उसका मोमेंटम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ठीक है, मोमेंटम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, इसको मैंने एक्यूरेट बनाना चाहा तो ये बढ़ गया, इसमें अनसर्टेनिटी आ गई। मैं ब्राइट लाइट से इसको सर्टेन कर सकता था, तो इसमें अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, तो चलो डिम लाइट कर देते हैं। डिम लाइट करोगे तो फिर इसमें अनसर्टेनिटी आएगी, ये सर्टेन रहेगा, क्योंकि डिम लाइट में क्या होगा, अगर ब्राइटनेस कम होगा तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगी, मोमेंटम डिस्टर्ब नहीं होगा। मतलब दोनों ही केस में एक को तो डिस्टर्ब होना कंपलसरी होगा, मतलब एक तो डिस्टर्ब हो गई होगा, राइट। ठीक है, तो वी कैन राइट दैट, इसमें अपन वर्ड्स में लिख सकते हैं। मैं इस पार्ट को अपन हटाते हैं और वर्ड्स में लिख देता हूं मैं, कि अगर किसी एक पार्ट को एक्यूरेट बनाओगे आप, दूसरा पार्ट अपने आप ही अनसर्टेन हो जाएगा। तो वी कैन राइट दैट, सम पॉइंट्स वी आर गोइंग टू राइट दैट। ठीक है ना, कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं अपन। इफ वी try to make position certain, then uncertainty in
momentum delta p increases, ये इंक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा। अगर आप इसको सर्टेन बनाओगे तो दूसरा अनसर्टेन हो जाएगा, दैट इज वाइस वर्सा। तो वी कैन राइट इट। अब पहले अपन क्या करते हैं, इसमें एक कैलकुलेशंस की बात करते हैं और फिर देखते हैं अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं। मैं इसमें अभी और पॉइंट्स लिखूंगा क्योंकि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो देखेंगे। अब यू नो दैट व्हाट इज डेल्टा एक्स, व्हाट इज डेल्टा पी, ये सारा पार्ट अपन को पता है, ठीक है। तो इसमें वी कैन से दैट ये तो फिर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इससे कैलकुलेट कर लेता है, राइट ना। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन, calculate the uncertainty in velocity if velocity of particle of mass 200 ग्राम ले लेता हूं, if the uncertainty in position is 0.005 Armstrong unit, written like this। तो बताओ मतलब कितना होगा अनसर्टेनिटी। तो ठीक है भाई, वेलोसिटी लिखना है, इसका मतलब इस इक्वेशन में आपको डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स मुझे दे रखा है, दैट इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ना। सो आंसर में मैं लिखूंगा भाई गिवन क्या क्या है, पहले तो अपन ये देख लेते हैं, है ना। इनिशियली तो आप हमेशा लिखा करो कि भाई गिवन क्या क्या है अपन को। डेल्टा एक्स 0.005 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट, और सारे कैलकुलेशन एमकेएस यूनिट में होंगे, आपने बता रखे हैं। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 0.005 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स, या फिर अपन इसे लिख लेते हैं 5 इंटू, राइट ना। 10⁻, कितना हो जाएगा, अपन इधर 10 लिखेंगे तो -30, तो 10⁻⁻30 मीटर्स, ये हो गया। तो एक तो मुझे डेल्टा एक्स गिवन था, दूसरा मुझे मास गिवन है, एंड मास इज इक्वल टू 200 ग्राम का मतलब हो गया 0.2 kg, क्योंकि सारे कैलकुलेशन आप एमकेएस यूनिट में करने वाले हैं, ये आपने पहले बता रखा। तो ठीक है, विल राइट दैट वेलोसिटी आपको चाहिए है और कैलकुलेशन मुझे करना है, तो विल राइट दैट डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा पी, डेल्टा वी में कन्वर्ट कर लिया। आप इसे इक्वल टू भी लिख सकते हैं h/4। तो ठीक है भाई, डेल्टा एक्स कितना गिवन है मुझे, 5 इंटू 10⁻⁻13, ये मुझे गिवन है, और मास ऑफ पार्टिकल मुझे 0.2 गिवन है, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी आपको कैलकुलेट करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 है, डिवाइड बाय कर लेता हूं 4 इंटू 3.14, ये मुझे गिवन है, 3.14 मुझे गिवन है। तो क्या करें, अपन पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, अगर थोड़ा बहुत होता है तो। ये कैलकुलेशन हो गया, और इसको मैं लिखूंगा दैट विल बी, ये कितना बन जाएगा हमारे पास 13 है ना, तो 10⁻⁻20 हो गया। तो व्हाट वी कैन राइट इज, वी विल से दैट कि अब 0.2 इंटू 5 कर देते हैं तो इट विल बी इक्वल टू 1। सो डेल्टा वी विल बी इक्वल टू, अपने पास ये आ गया, तो डेल्टा वी, देयरफॉर डेल्टा वी विल बी इक्वल टू और ग्रेटर देन, कम से कम इतना तो है 6 इंटू 10 6 पॉइंट, इसको भी अगर हम कैंसिल करें ना तो ऑलमोस्ट 1/2 होगा, तो ऑलमोस्ट नियरली कितना आ गया, दैट इज 0.5 इंटू, ये वैल्यू जो होगा थोड़ा छोटा होगा, 12.14, सो विल गेट ऑलमोस्ट उतना ही होगा। तो 0.5 इंटू 10⁻⁻21, तो मैं इसको 5 इंटू 10⁻⁻22 कर देता हूं, तो 5 कर देता हूं, ये आ रहा है। ये क्या है अपने पास, डेल्टा वी मीटर पर सेकेंड। अभी इतना वेलोसिटी तो बहुत छोटा लगेगा ना, इट इज नॉट सिग्निफिकेंस, इतने वेलोसिटी का तो सिग्निफिकेंस हो गई।
ठीक है ना, तो अपन कहेंगे इट हैज नो सिग्निफिकेंस। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, फिर देखते हैं फिर क्या करना है। ये क्वेश्चन 1 था मेरे पास, ये क्वेश्चन 2 है मेरे पास। वो कंपैरिजन के लिए एक बार देख रहे हैं कि अगर हम कंपेयर कर लें तो इट विल बी बेटर। भाई कंपेयर करके पढ़ना थोड़ा ज्यादा इजी होता है रादर देन कि आप सारा पार्ट ऐसे ही पढ़ते रहो। तो अपन कंपैरिजन की बात करते हैं, इसी से ले लेते हैं अपन, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी, है ना, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ, अब हम इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, राइट, ऑफ इलेक्ट्रॉन। if the uncertainty in position is, if uncertainty in position is, वैसे वो पोजीशन बहुत छोटा था, उसी को ले लेते हैं अपन, is 0.005 एंगस्ट्रॉम, ये अपन को केवल इसको ही कैलकुलेट कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं व्हाट हैपेंस। तो अपन क्या करेंगे ना, अपन इसको ऐसे लिखते हैं, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा एक्स कितना गिवन है अपन को, वो आपने बता दिया था, आप 0.005 को लिए क्या लिखते हो, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 13। एम कितना होगा, तो अपन लिखेंगे 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू द पावर ऑफ, कितना हो जाएगा, विल राइट दैट विल बी इक्वल टू, विल से दैट 10 की पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ये 10 की पावर माइनस 34 है, माइनस 31 34 माइनस 3 बचा, इसको भी कैंसिल करता हूं, ये माइनस 10 बचा। तो मैं डेल्टा वी एक बार लिख लेता हूं, इक्वल टू और ग्रेटर देन आया मेरे पास, डेल्टा वी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको भी 0.5 ले लेता हूं ऑलमोस्ट। तो मैं अगर ये 0.526 होता है ऐसे, तो ये अपन को मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू, तो मेरे पास आया डेल्टा वी, पहले इसको लिखते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 1 बाय, कितना है अपने पास, 5 इंटू 0.5 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 10। तो आपको पता है 10 की पावर माइनस 10 को कैसे लिखा जाता है ना, आपको पता है 10 की पावर माइनस 10। तो मैं इसको 5 इंटू 5 2.5, 2.5 इंटू 9, तो इट इज अराउंड 250 आएगा, उससे थोड़ा कम आएगा, तो 250 आएगा, तो 240 के आसपास आएगा। तो मेरे पास 10 की पावर 10, मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, 10 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 240 आ रहा है मेरे पास, तो ये आ गया अपने पास मीटर पर सेकंड। तो इसमें से अपन 10 की पावर 9 कर लेते हैं, 1 बाय 24, मतलब इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 बाय 4.25। सो आई विल राइट लाइक दिस, दैट इज 100 डिवाइडेड, एक तो जीरो कैंसिल कर लेता हूं मैं, सो 9 हो गया, और फिर अपन 1 बाय 24 को 100 बाय 24 कर देते हैं, तो दो और कम कर लिया मैंने, तो 10 की पावर 7 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। 100 बाय 24 अपन को पता है कितना होगा, वी ऑल नो, हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो हम यहां से ये बता सकते हैं कि अपना जो आंसर आएगा इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मेरा वेलोसिटी का वैल्यू यहां पर आया कितना, डेल्टा वी इज इक्वल टू, है ना, थोड़ा सा अपन ऐसे करते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू जो आया अपने पास, दैट विल बी इक्वल टू, डेल्टा वी इज इक्वल टू जो आ रहा है मेरे पास, दैट इज कमिंग आउट टू बी, मैं इस वेलोसिटी को यहां लिखता हूं, दैट इज 4 पॉइंट कितना आ रहा है अपने पास, 21, 4.1 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड, 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आ रही है मेरे पास वेलोसिटी। अब अपन क्या कहेंगे, ये वेलोसिटी तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, लाइट की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ज्यादा है ये वेलोसिटी, लेकिन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये वेलोसिटी इतना कम है कि इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते भाई।
10 की पावर -22, ये कौन सा कैलकुलेशन भाई, ये तो कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते अपन। तो अपन क्या करेंगे, दिस वेलोसिटी इज, राइट ना, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं। सो दिस वेलोसिटी हैज नो सिग्निफिकेंस, नो सिग्निफिकेंस। दिस uncertainty in velocity, this uncertainty in velocity has no significance, has no significance। तो अपन क्या करें भाई, तो अपन सब सब बता देंगे ना भाई, अगर मान लो पार्टिकल का मास बहुत ज्यादा है तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, लेकिन अगर पार्टिकल का मास कम है, 10 की पावर 9.1, 10 की पावर -31 ना, तो फिर उसका वेलोसिटी का सिग्निफिकेंस है, मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंस है। तो अपन फिर बता सकते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लाइक दैट। इसलिए तुमको याद होगा जब मैं यहां पर लिख रहा था, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द एक्यूरेट पोजीशन ऑफ microscopic particle in like electron which is moving with the high velocity। ये हाई वेलोसिटी है, इसलिए इसका सिग्निफिकेंस है। लेकिन अगर वेलोसिटी का वैल्यू बहुत छोटा है, मास अगर बढ़ेगा, तो आपने लिखा तो है ऐसे, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना इक्वेशन को, आपका पता है ये m डेल्टा v होता है, तो आपने बताया तो है डेल्टा x इंटू डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। तो इस इक्वेशन में आप बता तो रहे हो कि जितना ज्यादा मास का वैल्यू होगा उतना छोटा ये वैल्यू होगा। अगर ये वैल्यू छोटा होगा इसका मतलब है सर्टेनिटी बढ़ेगी, क्योंकि इन दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू कम होने का मतलब है सर्टेन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि अनसर्टेनिटी तो डेल्टा एक्स होगा ना। अगर इसका वैल्यू ज्यादा होगा तो अपन कहेंगे अनसर्टेनिटीज ज्यादा है, क्योंकि ये अनसर्टेनिटीज है ना इस तरह, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस ना। तो अगर ये वैल्यू बहुत छोटा है इसका मतलब है अनसर्टेनिटीज बहुत छोटे हैं, अगर ये वैल्यू बहुत बड़ा है इसका मतलब है अनसर्टेनिटीज भी ज्यादा है। तो ये वैल्यू इस तरफ राइट हैंड साइड वाले में अगर हम मास को कंसीडर करें यहां पर, तो मास जितना ज्यादा होगा उतना छोटा ये वैल्यू होगा, जितना छोटा ये वैल्यू होगा उतना ही उसमें क्या होगी, अनसर्टेनिटीज कम होगी। और अगर ये मास का वैल्यू बहुत छोटा है तो ये वैल्यू बड़ा होगा, अगर ये वैल्यू बड़ा होगा तो ही हम अनसर्टेनिटीज को कैलकुलेट कर पाएंगे, तभी उनका सिग्निफिकेंस बता पाएंगे। अगर ये वैल्यू छोटा है तो इनका सिग्निफिकेंस नहीं बता पाऊंगा, अगर ये वैल्यू बड़ा है तो फिर इनका सिग्निफिकेंस बता पाऊंगा। भाई कैलकुलेशन के लिए मुझे सिग्निफिकेंस चाहिए ना, इधर राइट हैंड साइड वाला वैल्यू जितना बड़ा होगा मैं उतना इजीली इसको कैलकुलेट कर पाऊंगा, उतना इजीली बता पाऊंगा कि अनसर्टेनिटीज है। लेकिन अगर राइट हैंड साइड वाला वैल्यू कम है तो फिर कैसे बता पाऊंगा, इनके वैल्यू तो नेग्लिजिबल हो जाएंगे। तो अगर मास ज्यादा होगा तो इधर वाले पार्ट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, तो अपन कहेंगे फिर इसका भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। और अगर मास कम है तो ये वैल्यू बड़ा होगा, इस वैल्यू का सिग्निफिकेंस होगा, और इस वैल्यू का सिग्निफिकेंस होगा, तो अनसर्टेनिटीज का भी सिग्निफिकेंस होगा। और ये वैल्यू बड़ा कब होगा, जब मास कम हो, और मास कम कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल हो, इसका सिग्निफिकेंस है। लेकिन उधर अगर मास का वैल्यू इधर जब ये 200, इवन फॉर 200 ग्राम देयर इज नो सिग्निफिकेंस। तो दिस इज अबाउट कैलकुलेशन, ऐसे आपको यूनिट आपको अच्छे से पता है, आपको कैसे कैलकुलेशन करना है, कैसे सब्स्टिट्यूशन करना है इक्वेशन में, वो आपको पता है। तो वी आर एबल टू राइट दैट, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें अपन को, ये आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। अब इसमें जरूरी नहीं कि छोटा मोटा ऐसे न्यूमेरिकल पूछ लेंगे, बगैर न्यूमेरिकल के भी काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।
तो अपन और क्वेश्चन, एक तो सिग्निफिकेंस है, तो मैंने आपको एक तरीके से न्यूमेरिकल भी बता दिया कैसे आपको सब्स्टिट्यूट करना है, कैसे आपको कैलकुलेशन करना है, आप कैलकुलेट करके बता। अब इसमें ना जो अपन इसका एक एप्लीकेशन टाइप देखते हैं कि भाई पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि और क्या क्या पूछ सकते हैं ये आपसे, ठीक है, वो देखते हैं। अब अपन लिखते हैं पॉइंट्स में ना, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल में एक पॉइंट, राइट। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी नो दैट we know that delta x into delta p is greater than or equal to h upon 4. If delta x tend to 0, इसका मतलब है डेल्टा x क्या था, x2 माइनस x1, और ये 0 तभी होगा जब ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाए। मतलब आप क्या करने वाले हो, आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले रीजन बताया था कि इस रीजन में इलेक्ट्रॉन है, ये x2 ये x1 और इसमें कहीं इलेक्ट्रॉन था। आप चाहते हो ये दोनों इक्वल हो जाए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मैं एक को सर्टेन करूंगा तो दूसरा अनसर्टेन हो जाएगा बहुत ज्यादा। देन डेल्टा पी टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब दोनों में से किसी एक को आप सर्टेन करना चाहोगे तो दूसरे का अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एक को जितना एक्यूरेस करोगे दूसरा उतना बढ़ेगा, अगर इसको 0 करोगे तो ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट तो h/4 एटलीस्ट तो रहेगा ही रहेगा। एक तो अपन से ऐसे पूछ सकते हैं भाई कि अगर मैं डेल्टा एक्स को ये बनाना चाहूं तो बताओ, अगर डेल्टा एक्स को मैं 0 करना चाहूं, उसको सर्टेन करना चाहूं, तो व्हाट विल हैपन टू द डेल्टा पी। दूसरा अपन से पूछ सकते हैं, इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी, देन what will be the velocity? Then the expression for velocity, for velocity, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, आप ये कह रहे हो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन होता है h/4 तो अगर ये दोनों बराबर है और मुझे वेलोसिटी पूछा है तो इसके बराबर इसको लिख लेते हैं। तो ठीक है भाई, आई गेट दैट डेल्टा पी का स्क्वायर ग्रेटर देन h/4 लिखता हूं। तो मैं डेल्टा पी का स्क्वायर मतलब m डेल्टा v का स्क्वायर कर लेता हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 कर लेता हूं। तो फिर मैं डेल्टा v स्क्वायर विल बी इक्वल टू h/ इसका स्क्वायर ले लेते हैं, तो आई गेट h/4 m स्क्वायर कर देता हूं। तो डेल्टा v कितना आ जाएगा अपने पास, तो अपन लिखेंगे भाई डेल्टा v विल बी इक्वल टू, देयरफॉर डेल्टा v विल बी इक्वल टू, इसका रूट ले लेते हैं, तो रूट में क्या m आ जाएगा बाहर और ये आ जाएगा, तो 1 अपॉन कर लेता हूं 2m और रूट लिखता हूं h/π, ये आ जाएगा एक्सप्रेशन। ठीक है, हमको ऑप्शन ए बी सी डी में इस टाइप के एक्सप्रेशन गिवन होंगे, हम कैलकुलेट करके बता देंगे कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, हमको चूज करके बता देंगे। दूसरा पर लिख सकते हैं थर्ड, अगर मान लो इसको मैं एक क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेते हैं अपन, जैसे अपन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना उस एक्सपेरिमेंट को एक छोटे से क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेते हैं। टू कैलकुलेट द more certainty in the velocity of electron, which wavelength, or you can write it, which light is, लाइट की जगह मैं रेडिएशन लिख लेता हूं वरना ये ज्यादा अच्छा वर्ड होगा अपने लिए, which radiations is
मोस्ट सुटेबल, मोस्ट सुटेबल कौन सा रेडिएशन सबसे ज्यादा सुटेबल होगा, तो ऐसे लिख लेते हैं। मेरे पास एक गिवन है दैट इज आईआर रीजन, आईआर रेडिएशंस। एक मुझे यूवी रेडिएशन गिवन है, सी मुझे विजिबल गिवन है, और डी मुझे राइट दैट इज गिवन टू अस एक्स रेज, और वी कैन राइट दैट, ठीक है, एक्स रेज। तो अब ये चार ऑप्शन अपन को गिवन है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कैलकुलेट क्या करना है? सर्टेनिटी इन वेलोसिटी, तो इसका मतलब है सर्टेनिटी इन मोमेंटम। अपन ने थोड़ी देर पहले ऐसे पढ़ा था कि भाई इलेक्ट्रॉन में मोमेंटम ऐसे आ रहा था mv, जबकि होना चाहिए था mvr। अगर मैं यहां से ब्राइट लाइट यूज करूंगा मतलब एनर्जी ज्यादा होगा, ब्राइट लाइट। तो इस केस में डेल्टा एक्स में सर्टेनिटी आएगा, तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्राइट लाइट होगा तो पोजीशन अच्छे से दिखेगा, पोजीशन अच्छे से दिखेगा तो सर्टेनिटी इन मतलब ये वैल्यू को अपन ज्यादा सर्टेन बना रहे हैं, तो इसमें अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि भाई अगर ब्राइट लाइट यूज करूंगा तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी विल बी मोर, डिम लाइट यूज करूंगा तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी बढ़ेगा, बट सर्टेनिटी इन मोमेंटम विल बी मोर, ज्यादा अच्छा। तो अपन कहेंगे भाई देखो, अगर आपको इसमें सर्टेनिटी चाहिए तो आपको लाइट डिम यूज करना पड़ेगा, आपको इसमें सर्टेनिटी चाहिए तो आपको ये अनसर्टेन बनाना होगा। देखा ना, वेलोसिटी में अनसर्टेन चाहिए, मोर अनसर्टेनिटी, मोर सर्टेनिटी इन वेलोसिटी चाहिए, मतलब मुझे पोजीशन, मतलब मुझे मोमेंटम ज्यादा सर्टेन चाहिए, तो ठीक है, डेल्टा एक्स में अनसर्टेनिटी बढ़ेगा। अगर वेलोसिटी चाहिए सर्टेन, तो ये अनसर्टेन ज्यादा होगा, और ये अनसर्टेन कब होता है? जब डिम लाइट यूज होता है। तो अपन कहेंगे इन सब में सबसे कम ब्राइटनेस, या अपन कहेंगे सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, वो अपना आंसर हो जाएगा। सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। वेवलेंथ ज्यादा किसकी होती है? आईआर की, ये अपना समझ में आया ना कैसे करना है अपन को? तो अपन बता सकते हैं कैसे। तो मैंने आपको बताया कि भाई देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपन से। एक तो अपन से इस टाइप से पूछ लेंगे, किसी एक को सर्टेन कर दिया, मेरी मर्जी, ठीक है कर दो। किसी एक को सर्टेन करोगे तो दूसरे में अनसर्टेनिटी में इन्फिनिटी कर दूंगा। फिर इक्वेशन है तो ऑब्वियस सी बात है, अपन को कोई भी उससे रिलेटेड एक्सप्रेशन बना सकते हैं। एक्सप्रेशन के लिए भी रेडी होना चाहिए अपन को, इस टाइप से। दूसरा, ये एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपन से, ठीक है, अपन लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अपन कहेंगे कि ठीक है भाई, हमें मतलब ये सारा पार्ट समझ में आ गया, लेकिन अब आप इसका सिग्निफिकेंस तो बताओ कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसको पढ़ क्यों रहे, इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्यों पढ़ रहे हैं और पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी, वो अपन एप्लीकेशन में पढ़। तो चलो देखते हैं इसका एप्लीकेशन, है ना, कि भाई जैसे हमने डी ब्रॉगली में वो लिखा था ना एप्लीकेशन, कि हाउ टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर शेप, lambda is equal to 12.26 divided by under root of v। फिर हमने कैलकुलेट किया हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेवलेंथ, या वेवलेंथ इन अ शेल। अगर कोई इलेक्ट्रॉन शेल में वेव के जैसे ट्रैवल कर रहा है तो उसकी वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी हमने सेकंड एप्लीकेशन में किया था। तो इसका भी कोई एप्लीकेशन बताओ भाई। और एप्लीकेशन के बाद इसका कंक्लूजन भी बताना होगा। व्हाट इज द कंक्लूजन, हम क्या कंक्लूड कर लें इस सारे पार्ट से जो आपने हमें बताया। अब अपन एक बार एप्लीकेशन की बात, व्हाट इज द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या है? तो इसके एप्लीकेशन में एक तो अपन बताएंगे कि भाई देखो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कि फर्स्ट एप्लीकेशन
It explains that electron cannot be present in nucleus. Not even can touch the nucleus. मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होना तो छोड़ो, वो न्यूक्लियस को टच भी नहीं कर सकता। ठीक है भाई, अगर एक्सप्लेन कर सकता है तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि भाई हमें कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट बताओ जिससे मैं ये प्रूव कर पाऊं कि देखो भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर ही रहेगा, इसके अंदर नहीं आ सकता, ये उसको टच भी नहीं कर सकता। अभी व्हाट विल से, जैसे अपन लिखेंगे ऐसे, मेरे पास एक एटम ले लेते हैं अपन ऐसे, ये न्यूक्लियस है, ये शेल्स है, अपन इस न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स बनाते हैं। ये तो अपन को एक बात अच्छे से पता है अपन सबको कि भाई जो वेलोसिटी होता है ना, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। जैसे जैसे आप शेल का नंबर बढ़ेगा वेलोसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम होती है। वो एनर्जीज अपने लिखे हुए हैं सारे, लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने बताया आपको जब स्पेक्ट्रम डिस्कस किया। हाइड्रोजन एटम की बात कर लेते हैं। मेरा मतलब है अगर वेलोसिटी कम होगी, मतलब अगर कार का स्पीड कम हो, तो मैं सर्टेनिटी बता सकता हूँ कि यार यहाँ कहीं कार वो प्रेजेंट है, वो देखो कार वहां जा रही है। तो अगर वेलोसिटी ज्यादा होगा तो सर्टेनिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी अगर कम होगी तो सर्टेनिटी बढ़ेगी। कार अगर स्लो जा रहा है ना तो अपन बता देंगे वो है भाई उसका पोजीशन, लेकिन अगर कार बहुत स्पीड में जा रहा है तो अपन उसका एग्जिट पोजीशन नहीं बता सकते। दैट इज द पोजीशन, जब तक बोलूंगा तब तक तो आगे चला जाएगा। तो यहां वेलोसिटी कम है तो मैं कहूंगा ठीक है भाई, अगर यहां वेलोसिटी कम है तो मैं कहूंगा ठीक है, ये इसका सर्टेनिटी, ये डेल्टा एक्स है इसका। अगर डेल्टा एक्स ये है इस शेल में, अपन ने कंसीडर कर लिया कि इस शेल में ये डेल्टा एक्स है, वहां भी एटम में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है, किसी भी शेल में लो आप, कितना डिक्रीज करोगे आप, आपको पता है 2.18 10 की पावर 6 है। फर्स्ट शेल के लिए डिवाइड बाय 1, सेकंड शेल के लिए डिवाइड बाय 2, थर्ड शेल के लिए डिवाइड बाय 3 4 लाइक दैट। वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा रहेगा। लेकिन हम एक बात बता सकते हैं रिलेटिवली कि अगर इसका अनसर्टेनिटी इस रीजन में था तो इसका अनसर्टेनिटी अंदर वाले शेल का इस रीजन में होगा। व्हाट इज सो, जितना ज्यादा न्यूक्लियस के पास जाओगे एन का वैल्यू कम होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो सर्टेनिटी इन द पोजीशन कम होगी। अपन क्या करेंगे, इसके बाद अपन कहेंगे इसके बाद यहां ऐसे आ जाएगा। अब ये वाला पार्ट डेल्टा एक्स नहीं है, ये वाला पार्ट डेल्टा एक्स, मतलब यहां से लेके यहां तक का डेल्टा एक्स वाला पार्ट है। और अगर और अंदर जाएंगे तो अपन कहेंगे फिर डेल्टा एक्स और ज्यादा वैसे हो जाएगा, अपन कहेंगे फिर तो डेल्टा एक्स ऐसे हो जाएगा और छोटा करेंगे। तो अगर न्यूक्लियस में ही चले गए तो फिर भाई डेल्टा एक्स पूरा न्यूक्लियस ही ले लेना, उसमें कोई रीजन नहीं हो सकता, सारा न्यूक्लियस ही ले लेना। अच्छा, तो अपन कहेंगे ऐसे मतलब व्हाट इज हैपनिंग, तो अपन कहेंगे भाई आप तो ये बोल रहे हो कि बाहर वाले शेल में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, तो वेलोसिटी अगर कार की कम है तो मैं एग्जैक्ट पोजीशन बता दूंगा। आप अंदर वाले ट्रैक पे जाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, तो फिर पोजीशन में अनसर्टेनिटी भी बढ़ेगी, और अंदर वाले ट्रैक में जाओगे तो पोजीशन में और अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, तो मुझे रीजन बड़ा चाहिए होगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि वहां उसका एग्जैक्ट पोजीशन हो सकता है, प्रोबेबल पोजीशन हो सकता है। और अगर न्यूक्लियस में होगा तो वो तो सारा सरफेस ही हो जाएगा उसमें,
मतलब ये हो गया कि फॉर अ न्यूक्लियस delta x will be is equal to its size. और साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है तो बोर ने कैलकुलेट करके बताया था, अपन को रदरफोर्ड ने कैलकुलेट करके बताया। रदरफोर्ड के हिसाब से न्यूक्लियस क्या होता है, R is equal to 1.33 into 10 की पावर माइनस 13 a to the power of 1/3 सेंटीमीटर होता है। तो मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, सारे कैलकुलेशन तो मीटर में करने हैं आपको। लो भाई कर लिया, ये मीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज दिस। अगर रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज दिस साइज, तो रदरफोर्ड ने अपन को बताया था कि भाई साइज ऑफ न्यूक्लियस varies from 10 to the power of minus 13 to 10 की power minus 15 centimeter, and size of atom varies from 10 to the power of minus 8 to 10 to the power of minus 10 centimeter. ये वैल्यूज अपन को अच्छे से पता है। अगर मुझे साइज ऑफ न्यूक्लियस पता है तो मैं इसका, हाइड्रोजन एटम है तो मिनिमम साइज ले लेता हूँ, या जो भी एक को एक कंसिडर कर लेते हैं साइज कि भाई ये साइज है। मैक्सिमम कितना हो सकता है न्यूक्लियस का साइज, ये हो सकता है सबसे बड़ा न्यूक्लियस कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मैं चाहिए क्या ये इलेक्ट्रॉन इसको टच कर सकता है क्या। तो ठीक है देख लेते हैं, सबसे बड़ा न्यूक्लियस ले लेते हैं। छोटे न्यूक्लियस में अपन को लगेगा नहीं नहीं आपने तो छोटा सा ही न्यूक्लियस लिया, तो सबसे बड़ा ले, तो अपन कहेंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो डेल्टा एक्स, देयरफॉर आई कैन राइट दैट डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू, बड़ा साइज ये होगा, ये सेंटीमीटर्स में है तो मैं 10 की पावर माइनस 15 मीटर्स लिख सकता हूं। ये सारे वैल्यूज आपको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में बताए गए। साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ एटम, और मैंने वहां पर कहा भी था कि अगर हमें जरूरत पड़े कभी भी साइज ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेट करने की और हमें डाटा गिवन नहीं है, आप बस मास नंबर चेक कर लो उस एटम का, ये ए इज अ मास नंबर, तो अपने आप न्यूक्लियस का साइज कैलकुलेट करके रेडियो एक्टिविटी से उनको बताया था ये रदरफोर्ड ने। अब अपन क्या करेंगे, ठीक है भाई मुझे डेल्टा एक्स पता चल गया और साइज ऑफ न्यूक्लियस आ गया, और ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि जैसे जैसे मैं अंदर के शेल की तरफ जाऊंगा वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन भी बढ़ेगा। जितना ज्यादा कार का वेलोसिटी बढ़ेगा मुझे ज्यादा रीजन चाहिए होगा ये बताने के लिए कि चार कार जो है वो किस रीजन में कितना, उस किस रीजन में ट्रैवल कर रहा है, तो बहुत स्पीड ज्यादा होगा उसका। तो मैं क्या करूंगा, डेल्टा एक्स मुझे पता है, डेल्टा वी मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन को पता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 के। चलो कैलकुलेट करते हैं इसमें, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। मैं डेल्टा एक्स लिखूंगा 10 की पावर माइनस 15 मीटर्स, यूनिट नहीं लिखता हूं क्योंकि एम यहां पर भी है। तो फिर मैं 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 के जी, डेल्टा वी मैं कैलकुलेट कर लूंगा क्योंकि वेलोसिटी मुझे गिवन नहीं है, न्यूक्लियस के पास जा रहेगा, इंटू 6.626 इंटू, ये ना डायरेक्टली लिख देता हूं, 0.526 आता है, मैं इसको 0.53 लिख लेता हूं, 10 की पावर माइनस 34, मतलब ये पूरा कैलकुलेशन जो है वो इतना आता है 0.526। तो आप एग्जिट भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, 0.526, बट 0.53 मैंने इसलिए लिखा कि हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये इतना होता है, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट वो लिख लिया। अब अपन क्या करेंगे, चलो कैंसिल करते हैं, ये 31 है, 10 की पावर माइनस 3 बच गया, ये कैंसिल करता हूं, ये 10 की पावर माइनस 12 बच गया। तो मेरे पास ये आया डेल्टा वी विल बी इक्वल टू 0.526 डिवाइड बाई करता हूं 9.1 और मल्टीप्लाई करता हूं 10 की पावर माइनस 12 से, ये आया मेरे पास।
तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई, 0.5 से ये 18.1 है, तो फिर लिखेंगे 1/20 के आसपास आ रहा है ये। तो ये 1/20 का मतलब हो गया ऑलमोस्ट 1/20 इंटू 10⁻12, ये ऊपर लिखेंगे। दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, एक 10 तो कैंसिल करता हूं, 1/2 मतलब 0.5, सो 5 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, ये आया वेलोसिटी। क्या आ गया अपने पास, ये वेलोसिटी आ गया। अब अगर ये वेलोसिटी है तो इससे हमें क्या फायदा? अपन कहेंगे भाई जो वेलोसिटी आप लिख रहे हो ना, कितना लिखा हुआ है, 5 इंटू 10⁻, 5 इंटू 10⁻10, नॉट -10, क्योंकि ये 12 था। तो जो ये वेलोसिटी आपने लिखा हुआ है ना, इतना वेलोसिटी तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है, क्यों भाई? मैक्सिमम वेलोसिटी तो अपन क्या लेते हैं, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट। उससे ज्यादा वेलोसिटी होती ही नहीं। आज तक जितना वेलोसिटी अपन कैलकुलेट कर पाए वो क्या था, 3 इंटू 10⁻, वो भी कैलकुलेशन से 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। उससे ज्यादा वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल की नहीं हो सकती। वो तो फोटोन, तो फोटोन से मास कम थोड़ी होता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का मास तो ज्यादा ही होता है, तो उसकी वेलोसिटी कम होनी चाहिए उससे, 3 इंटू 10⁸ से। सो जो ये वेलोसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, 5 इंटू 10⁻10। इसका मतलब है कि यहां वेलोसिटी कम था, यहां से यहां गए तो वेलोसिटी कितना आ गया था हाइड्रोजन एटम में, 2.18 10⁶। अगर इससे मुझे और पास जाना है, जैसे जैसे मैं पास जाऊंगा न्यूक्लियस के, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और एक पॉइंट आएगा जब वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगा। उससे भी ज्यादा वेलोसिटी करूंगा तो मैं न्यूक्लियस को टच कर पाऊंगा। मतलब अगर आपको न्यूक्लियस को टच करना है तो आपकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ये, और इतनी वेलोसिटी किसी पार्टिकल की नहीं हो सकती। तो फिर क्या करें, अपन कहेंगे कम से कम इलेक्ट्रॉन को इतना दूर तो रहना ही पड़ेगा न्यूक्लियस से, सो दैट कि उसकी वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम हो। मतलब उसे कम से कम इतना दूर तो जाना ही पड़ेगा जिससे कि उसकी वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम हो। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस को टच करना है तो इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए उसकी, जो इम्पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास जा ही नहीं सकता। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस को टच नहीं कर सकता, वो हमेशा उससे दूर ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट टच द न्यूक्लियस। If electron has to touch the nucleus, its velocity will be, has to be greater than velocity of light. Impossible. You prove कर दिया. So it is Heisenberg principle which has proved that electron cannot even touch the nucleus. If it has to touch the nucleus, its velocity has to be greater than velocity of light. अब इस पार्ट से हमें एक बात तो समझ में आ गया कि भाई हमारे पास एक कंक्लूजन आ गया। अब तक जो अपन उससे एक कंक्लूजन आ गया, वो क्या कि हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन की बात नहीं कर सकते। हम ये कभी नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन कहां पर होगा। जबकि बोर ने क्या किया, उसने तो इलेक्ट्रॉन को अज्यूम किया था भाई ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मूव भी नहीं कर रहा, फिर भी वेलोसिटी कैलकुलेट कर दिया उसने एक्सप्लेनेशन से। उसने कहा ये स्टेशनरी पार्टिकल है, इसके न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस इसका आर है, आर का एक्सप्रेशन बना दिया, करने पड़ा था इक्वेशन 5। उस आर के पॉस्टुलेट से उसने वी कैलकुलेट कर दिया, सारे कैलकुलेशंस थे, लेकिन वो कैलकुलेशन बड़े अच्छे थे यूजिंग द फिजिक्स। तो उसमें सारे पार्ट में हमने ये देख लिया, लेकिन आगे जो आपने डी ब्रोगली इक्वेशन बताया, हाउ टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल, आपने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल जो कि बहुत ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसका एग्जैक्ट पोजीशन तो हम बता ही नहीं सकते। तो फिर क्या बता सकते हैं, हम एक रीजन की बात करेंगे, भाई इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इस रीजन में प्रेजेंट है कहीं। हम ये बात कभी नहीं करेंगे कि इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है।
the electron, right? The fixed position of electron. Position of electron cannot be calculated. Accurately. तो फिर we should always calculate the probability of presence of electron. Probability of presence of electron in the certain region. In certain region. हम rather than एक पोजीशन, पर्टिकुलर पोजीशन की बात करें, हम एक सर्टेन रीजन की बात करेंगे हमेशा कि इस रीजन में इलेक्ट्रॉन हो सकता है. These regions are called these regions are called orbitals. तो हाइजेनबर्ग ने अपन को बताया था कि देखो भाई, आप एग्जैक्ट पोजीशन की बात नहीं करना एटम में फॉर इलेक्ट्रॉन. आप क्या बात करना कि इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर रीजन होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस मैक्सिमम हो. दिस इज अबाउट द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. और इसके अलावा अपन को कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते. आपको बस ये इक्वेशन यूज करना आना चाहिए. मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए. आपको कैसे आपको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन गिवन होगा, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी गिवन होगा, उसके बेसिस पे आप कैसे कैलकुलेट करोगे. ये h क्या है, पाई क्या है, डेल्टा वी, m मास ऑफ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत नहीं. डेल्टा x गिवन है तो डेल्टा वी कैलकुलेट कर लेंगे, डेल्टा वी गिवन है तो डेल्टा x कैलकुलेट कर लेंगे. हमने पॉइंट्स भी डिस्कस किए, हमने कंक्लूजन भी देखा, एप्लीकेशन. दिस इज अबाउट द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ठीक है ना. अब आगे बढ़ते हैं. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम होमवर्क दिया था, 1 to क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने आपको होमवर्क दिया था. अब सबने होमवर्क किया? अगर होमवर्क किया तो अपन होमवर्क डिस्कस कर सकते हैं, और अगर नहीं किया है तो फिर हम आगे पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में होमवर्क जरूर डिस्कस करेंगे. क्या करना है, आगे कंटिन्यू करना है या होमवर्क डिस्कस करना है? ठीक है, तो अपन होमवर्क डिस्कस कर सकते हैं. मतलब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ. चैट में आपने बताया होगा क्या डिस्कस करना है. अगर होमवर्क डिस्कस करना है तो अपन होमवर्क डिस्कस करेंगे. एक तो मुझे चैट में होमवर्क आया कि होमवर्क डिस्कस करना है. ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि अपन होमवर्क डिस्कस करें. तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का शीट आपके पास है, मैं आपको बता देता हूँ. मैं शीट ले रखा हूँ. एटॉमिक स्ट्रक्चर का शीट निकालो और अपन एक्सरसाइज 2 की बात करेंगे. ठीक है. सो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप मुझे क्वेश्चन बताओगे, मुझे कौन सा क्वेश्चन आपको डिस्कस कर पाना है. तो आप बता दीजिए मुझे एक्सरसाइज 2 में क्या डिस्कस करोगे आप. एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर कौन सा बताना है मुझे. एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 में
एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 में आप मुझे क्वेश्चन बताओ, मुझे कौन सा क्वेश्चन बताना है आपको? फिफ्टीन तक सारे तुमने सॉल्व किए हैं? चलो भाई, इसने सारा सॉल्व किया, जिसने किया अपन उसको बताते हैं। ये कह रहा है मुझे चाहिए, मैं एक बार देख लेता हूँ इसका क्वेश्चन, अगर किसी, हाँ ठीक है, अपन देख लेंगे और चेक कर लेंगे। ये कह रहा है एक बार आप मुझे ना 5 बता दो, 8 बता दो, 9 बता दो, 10, 12, 14, 15, इसके अलावा कुछ है? 7 है और 14, 15 है, बाकी सारे हैं अपने पास। तो मुझे लगता है बाकी, मतलब अगर किसी का कोई डाउट होगा तो वो एग्जिट, इसके अलावा अगर कोई डाउट होगा तो वो पूछ लेगा मुझसे, ठीक है ना? चलो एक बार देख लेते हैं फटाफट है। तो पहले अपन 5 से शुरू करते हैं। 5 वाले में मुझे गिवन था, अब देखना आप है, आप ना ये ऑब्जर्व करना कि मैंने आपको जो बताया है उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था। वो ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है कि हमको सबने बताया तो था, लेकिन हम क्वेश्चन को क्यों नहीं सॉल्व कर पाए। चलो देखते हैं। हाँ, A light source of wavelength lambda illuminates a metal and eject a photoelectron। ठीक है, आपने मुझसे कहा, मैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2। मेरे पास एक मेटल था, आपने कहा इसको रेडिएट किया और इससे काइनेटिक एनर्जी के E1 आया, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई, दूसरा ये कह रहा है कि अनदर वेवलेंथ ऑफ, तो इसको लैम्डा 1 कर देता हूँ भाई, आपने कहा। और दूसरे वेवलेंथ की फिर बात कर रहे हो, आपकी एक और वेवलेंथ इससे लिखा, इसमें काइनेटिक एनर्जी के E2 आया। तो इसमें जो वेवलेंथ आया ना अपने पास, तो लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू लैम्डा 1/3 है, ये अपन को गिवन है। तो जब हमने वेवलेंथ को चेंज किया तो मुझे फ्रीक्वेंसी कितना, काइनेटिक एनर्जी कितना मिल गया? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लो भाई, अब क्या करें? वो कह रहे हैं फाइंड द वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब ई नॉट पूछ रहा। हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। दो इक्वेशन बना लेते हैं अपन। तो एक हो जाएगा अपने पास, दैट इज, अपन को पता है, मैं थोड़ा सा लिखूंगा भी, ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये अपन ने ना, ये तो इक्वेशन होता है, अपन को ये पूछा है उसने और दो इक्वेशन दी है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे सॉल्व कर दूंगा। तो अपन क्या करेंगे, ठीक है, इसको ना लैम्डा गिवन है आपने, तो एच सी बाई लैम्डा 1 कर लेता हूँ, ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी 1 कर देता हूँ। ये इक्वेशन 1 हो गया मेरे पास। दूसरा इक्वेशन है एच सी बाई लैम्डा 2 कर लेता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट, तो कांस्टेंट होता है, काइनेटिक एनर्जी 2 कर लेता हूँ। ये दूसरा इक्वेशन हो गया मेरे पास। चलो सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। तो मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन करूंगा, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, और सो एच सी बाई लैम्डा 1, इसको ऐसे लिखता हूँ, और मैं लिख लेता हूँ इसको, दैट इज ई नॉट प्लस 1। ये मुझे गिवन है। अब ये मुझे गिवन है, और इसके लिए अपन ऐसे लिख लेते हैं, लैम्डा 2 कितना गिवन है आपको? लैम्डा 1/3, तो 3 एच सी बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू ई नॉट प्लस 4। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, ये इक्वेशन 1 लिखते हैं अपन, ये इक्वेशन 2 लिखते हैं, और फिर मैं लिख लूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2। तो इसमें से, इससे इसको माइनस करना है, तो ये 3 एच सी बाई लैम्डा 1 है, या एच सी बाई लैम्डा 1 है, तो मेरे पास बचा क्या? 2 एच सी बाई लैम्डा 1। ये तो जीरो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो इसका मतलब है मेरे पास आ गया एच सी बाई लैम्डा 1 विल बी इक्वल टू 3/2। तो मुझे ना दोनों इक्वेशन में से एच सी बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू कितना, ये मुझे गिवन है, तो ई नोट आ गया अपना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या प्रॉब्लम है इसमें? ई नोट अपने पास आ गया ना, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अब लेकिन यहां पर जो अपन को गिवन है एच सी बाई लैम्डा 1, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था। तो अपन इसको चेक कर लेंगे भाई कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर 3/2 है तो कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, वो चेक कर लेते हैं अपन। तो वही मान लेते हैं अपन कि भाई हमने तो इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके चले, तो अपन ऐसे कर लेते हैं भाई। लो भाई, आपके पास आ गया ये, तो ये 3/2 का मतलब 1.5, 1.5 इज इक्वल टू ई नॉट प्लस 1 हो गया। तो ई नॉट कितना आ गया अपने पास? 0.5 वोल्ट आ गया। ये लो भाई आ गया आपका। चलो देख लेते हैं। फिर किसी ने मुझसे सेवेंथ वाला भी पूछा है, तो हम सेवेंथ वाला भी करेंगे भाई। ये लो क्वेश्चन नंबर 7 चेक कर लेते हैं। सेवेंथ वाले में आपने मुझे गिवन है कि इन अ एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, r and 4r, the ratio of the time taken
फॉर कंप्लीट रेवोल्यूशन इज, हमने टाइम टेकन तो लिखा था ना, क्या लिखा था अपन ने, तो अपन कहेंगे, अपन लिखेंगे भाई ये है अपने पास टाइम टेकन, तो अपन कहेंगे देखो भाई रेडियस मुझे गिवन है, अब टाइम टेकन की बात कर रहे हो आप, तो मैं लिख लेता हूं भाई कैसे, तो अपन कहेंगे दैट इज टी इज इक्वल टू होता है 1/f, और f क्या लिखा था अपन ने, वेलोसिटी बाय 2πr, तो मैं इसको लिखूंगा 2πrn डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन में अपन को गिवन है उसने कि एक न्यूक्लियस है, उसके अराउंड एक रेडियस r है और एक रेडियस अपन को 4r गिवन है, ये रेडियस गिवन है अपन को। 4r का मतलब ये हो गया कि मुझे रेडियस r1 हो गया a नॉट इंटू n1 n स्क्वायर डिवाइड बाय z, ये n1 ले लेता हूं, और r2 इज इक्वल टू a नॉट इंटू n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय z, z तो सेम है। अब ये मुझे गिवन है, मैं रेशियो कैलकुलेट करने वाला हूं इनका है, ये मुझे कितना गिवन है r1, सो r अपॉन 4r इज इक्वल टू ए नॉट तो कैंसिल कर देता हूं, z भी कैंसिल कर देता हूं, तो मेरे पास बचा क्या, n1 अपॉन n2 ही बचा, सो n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर, ये तो पता चल गया अपन को कि n2 का वैल्यू 2 है, मतलब सेकंड शेल की बात कर रहे हो आप। फिर आ गया अपने पास, ये अपन को पता है प्रोपोर्शनलिटी में r क्या होता है n स्क्वायर बाय z, v क्या होता है z बाय n, तो ये प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा अपने पास, तो अपन कहेंगे n क्यूब बाय z, ये आ गया टाइम। तो अब z n क्यूब बाय z हो गया, तो एक t1 है एक t2, तो मैं इसको हटाता हूं और अपना t1 और t2 का रेशियो कैलकुलेट कर लूंगा, फिर t1 अपॉन t2, तो t1 क्या है n1 z टू द पावर ऑफ, ये 1 है, और n2 क्यूब z, ये 2 के लिए है, ये z है, एटम तो सेम, z का वैल्यू कैंसिल हो गया, z का वैल्यू कैंसिल हो गया, तो मुझे यहां से पता चल गया था कि n1 का वैल्यू 1 है तो n2 का वैल्यू 2 होगा, तो मुझे पता चल गया भाई n1 का वैल्यू 1 है, z तो कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा क्या, n1 क्यूब डिवाइडेड बाय n2 क्यूब, n1 का वैल्यू 1 है, सो 1 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब, 1/8 आपका आंसर आ गया। किसी को डाउट है तो बोल, क्लास में किया हुआ है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है वो 9th वाला क्वेश्चन है। 9th वाले क्वेश्चन में मुझे गिवन है the potential energy of the electron present in the ground state of beryllium is, मुझे इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है 9th वाले में, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लिखते हैं अपन फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स के z1e दैट इज q1 q2 ना, ze स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस r, सो मैं इसको कैंसिल करके ये लिख लेता हूं, और अट्रैक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने ऐसे लिख लिया। वहां पर अपन को गिवन है, एक्सप्रेशन देख के पता चल रहा है कि आपने कुछ ऐसे यूज किया, एप्सिलॉन वगैरह टाइप यूज किया। मैंने आपको बताया k विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है परमिटिविटी फैक्टर, मतलब मैं k को इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, और वहां पर ये एप्सिलॉन दिख रहा था मुझे, इसलिए मैंने उसको एप्सिलॉन में कन्वर्ट किया। तो अपन क्या करेंगे, अच्छा भाई ठीक है, माइनस k को मैं लिख लेता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, लिख लिया भाई, और फिर ze स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना होगा r, ये एक्सप्रेशन आ गया। लेकिन हाइड्रोजन होता तो मैं इसको 1 लिख लेता, अभी हमें क्या गिवन है बेरिलियम, तो वो 4 लिख लूंगा मैं, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू हो जाएगा z का वैल्यू बेरिलियम के लिए 4 e स्क्वायर बाय r, 4 कैंसिल होगी, तो अपने पास क्या बचा हुआ है, अपने पास बचा हुआ -1/1 दैट इज e स्क्वायर है, e स्क्वायर बाय पाई एप्सिलॉन r। देख लो भाई कौन सा ऑप्शन गिवन है, वो अपन बता देंगे, दैट विल बी द आंसर फॉर अस। ये एप्सिलॉन देखने के बाद पता चल गया था मुझे k को वैसे
सब्स्टिट्यूट करना है वो बता रहे हैं। 1/4 पाई का न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगा जो k का वैल्यू होता है। k का वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यूनिट वही रहेगा। ये बताया मैंने आपको, बता देंगे अपन ये वैल्यू है भाई। अब दूसरा आपने पूछा है 10th वाला भी पूछा, चलो देखते हैं 10th वाला क्या है। 10th वाले में आई थिंक अगेन एप्सिलॉन है ना, मुझे शायद उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं मुझे लगेगा काइनेटिक एनर्जी पूछा है इस बार आपने, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो आपने बताया था कि भाई हमने क्या लिखा था, के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर। तो इसको कैंसिल कर लेता हूं और दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूं 1/2 से, ये बन गया काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ये है। इसमें के लिए अपन को क्या लिखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। मेरे ख्याल से फिर जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बताने। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर द शेल, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी नेगेटिव थोड़ी हो सकती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव ही होगा। Potential energy for all the shell will be negative. Why it is so? Because electron present in any shell will be always attracted to the nucleus. Or for attraction, you write the potential energy negative. तो मैं क्या करूंगा, काइनेटिक एनर्जी आ गया आपके पास, बस फिर क्या है, मैं अपने आप ही कैलकुलेट कर लूंगा। अब तो आपकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि के की जगह आप क्या लिखने वाले हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। के हो गया, बचा मेरे पास जेड स्क्वायर और आर। जेड मुझे पता है, लिथियम के लिए 3 लिखना होगा, मेरा आंसर आ जाएगा। पढ़ो अपने क्लास। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करता हूं। अच्छा, उसमें ऑप्शन में नेगेटिव साइन भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव वाले तो हटा ही दूंगा मैं, बी और डी को हटा दूंगा, जो पॉजिटिव वाले हैं वही लिखने हैं मुझे। अब अपन क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। पहले मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, तो अपन इसको हटाते हैं। और अगर फिर भी मैंने जो बताया उसमें भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप बोलेंगे, हमको समझ में नहीं आया, फिर से बताओ आप, राइट ना, क्योंकि एग्जाम आपको देना है। आपको बिल्कुल जब तक सारी चीजें क्लियर ना हो, आप बिल्कुल मत कहो कि मुझे समझ में आ गया, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, ठीक है भाई, 12 वाले की बात कर लेते हैं, क्या गिवन है देखते हैं। 12th वाले में गिवन है, लेट ν1 बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज। ओके, लाइमन सीरीज की बात कर रहे हो, ठीक है। ν2 will be the frequency of the first line of the Lyman series. Okay, ν2 भी है अपने पास, and ν3 will be the series limit of the Balmer series. आप लाइमन के बारे में भी बात कर रहे हो और बाल्मर के बारे में भी बात कर रहे हो, ठीक है, चलेगा। सीरीज लिमिट का मतलब क्या होता है, सीरीज लिमिट का मतलब होगा उससे आगे कुछ नहीं। अच्छा, आप NH हायर शेल की बात कर रहे हो, और लिमिट क्या होता है, इंफिनिटी। मतलब आप हायर शेल का नंबर या N2 का नंबर इंफिनिटी ले लेना, दैट इज कॉल्ड सीरीज लिमिट। मैंने आपको बताया लाइमन बाल्मर ऐसे सीरीज लिमिट भी बताया, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दोनों चीजें बताई, ठीक है। विल बी इज इक्वल टू दिस मच। अब मैं क्या करूंगा, एक अपन को ना रिलेशन बना के दिखाना है, ठीक है भाई, देखते हैं अपन। एक बार मुझे मैं एक बार लिख लूं क्या क्या गिवन है। पहले आपने कहा ν1 फ्रीक्वेंसी, इसके लिए ν1 लिखा, और इसमें क्या लिखा आपने, सीरीज लिमिट। ओके, सीरीज लिमिट। एक और आपने क्या लिखा, ν2 लिखा, और ν2 में क्या था, फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज ऑफ लाइमन, ये ν2 फ्रीक्वेंसी। और एक और आपने लिखा क्या, बाल्मर का सीरीज लिमिट। तो बाल्मर का सीरीज लिमिट, ठीक है, ये ν3 लिखा। अब इन तीनों में रिलेशन बनाना, बना देते, हमें क्या पता है भाई। आपने फ्रीक्वेंसी की बात की,
तो पहले अपन कहेंगे भाई ये फ्रीक्वेंसी वगैरह जो आप लिख रहे हो इसको कैसे बताएंगे, क्योंकि सीरीज लिमिट तो नंबर फॉर द शेल होते हैं। ठीक है, ऐसे तो लिख सकता हूं ना मैं, 1/λ इज इक्वल टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/लोअर शेल का नंबर माइनस हायर शेल का नंबर। ये तो पता है ना अपन को, हाँ बिल्कुल पता है, तो इससे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अपन ऐसे करते हैं ना, इसको दोनों तरफ एच सी, इसको सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो सी बाय लैम्डा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो मैं इसको फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ, सी से मल्टीप्लाई किया, सी आर एच इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये लो भाई फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन बना दिया मैंने। अब अपने काम हो गया, मैंने दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई किया और अपन सबको पता है सी बाय लैम्डा इज व्हाट। तो चलो इसकी बात कर लेते हैं अपन, है? अब न्यू वन इज इक्वल टू सी आर एच, जेड का वैल्यू तो हाइड्रोजन एटम है तो 1 होगा, इसको अपन देख लेते हैं। तो ये 1/1 स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी स्क्वायर, ये तो 0 होगा। तो अपन कहेंगे न्यू वन इज इक्वल टू सी आर एच, ये आ गया न्यू वन। अब न्यू टू कर लेते हैं, हाँ आप इसी में तो सब्स्टिट्यूट करोगे। अब तो दोनों के लिए मुझे बस ये लिखना है ना, फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन तो आ गया ना, एक्सप्रेशन तो एक ही बार बनाऊंगा। न्यू टू विल बी इक्वल टू सी आर एच, जेड तो 1 हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, और ये फर्स्ट लाइन का मतलब है 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। लो भाई, तो न्यू टू आ गया अपने पास, ये 4 माइनस 1 3/4 आ गया, सी आर एच इंटू 3/4, ये न्यू टू आ गया। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं, ये बाल्मर सीरीज की बात कर रहे थे। बाल्मर सीरीज में तो n1 का वैल्यू मतलब लोअर शेल का वैल्यू हमेशा 2 रहेगा, तो पता है ना अपन को, तो लिखते हैं कोई बात नहीं। तो न्यू थ्री विल बी इक्वल टू सी आर एच इंटू जेड तो 1 होगा, 1/2 स्क्वायर माइनस 1 लिमिट की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा, ये तो 0 होगा। सो न्यू थ्री विल बी इक्वल टू दैट इज 1/4 इंटू सी आर एच, ये 3/4 था, वो सी आर एच था, ये 1/4 है। तो चलो भाई देखते हैं क्या करना है अपन को, इनमें क्या रिलेशन बन रहा है। अपने पास न्यू वन भी है, न्यू टू भी है, मतलब मेरे पास सी आर एच है, और ये 3/4 सी आर एच है, ऐसे लिख देता हूँ 3/4 सी आर एच। तो 3/4 का मतलब है 0.75, इसका मतलब है 0.15, 0.25। अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो 1 सी आर एच आ जाएगा, मतलब मेरे पास आ रहा है न्यू वन इज इक्वल टू न्यू टू प्लस न्यू थ्री। या बाकी भी लिख सकते हैं कि भाई न्यू वन से अगर इसको माइनस करें तो ये आ जाएगा, या बाकी इससे जो बनेगा वो बना देंगे, आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना कैसे अपन को पढ़ना है, एवरीबॉडी गॉट इट, है ना, कैसे अपन को इक्वेशन लिखना था और कैसे सीरीज लिमिट, और मैंने आपको सारे वर्ड्स बताए थे सीरीज लिमिट क्या होता है। बस एक बात है, हाउ टू अटेम्प्ट, मतलब जब मैंने ये पढ़ा, पहले तो आप डाटा लिखो, सारे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो आपको डाटा लिखना चाहिए कि मुझे गिवन क्या क्या है, मुझे कैलकुलेशन कैसे करने हैं, फिर वो डाटा लिखना चाहिए। ठीक है ना, तो जब भी आप मतलब पढ़ोगे सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो पहले आपको डाटा लिखना चाहिए, जब डाटा लिखोगे उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि हमें करना क्या है, हाउ टू अटेम्प्ट दैट। ठीक है, अब मैं 14th वाले को पढ़ता हूँ। 14th वाले में गिवन है इफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, शॉर्टेस्ट मतलब, अच्छा पहले तो मैं शॉर्टेस्ट की बात ही कर लेता हूँ भाई। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहा हूँ, लैम्डा शॉर्टेस्ट, तो मैं शॉर्टेस्ट है इसके लिए। तो मुझे एक बात बता है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, अगर भी ये शॉर्टेस्ट चाहिए तो एनर्जी मैक्सिमम चाहिए, और मैक्सिमम एनर्जी हाइड्रोजन में क्या हो सकती है, 13.6 से ज्यादा थोड़ी हो सकती है किसी शेल के बीच में जो एनर्जी होगा। चलो बढ़ते हैं, वो उतना मुझे पढ़ने के बाद समझ में आ गया, थोड़ा सा पढ़ने से। इफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, अगर शॉर्टेस्ट चाहिए और ये मैक्सिमम हो जाएगा, इफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज इज x, then the wavelength of the first line of the Balmer series is, अभी अपन ने फर्स्ट लाइन लिखा था ऐसा, बड़ा इजी होगा अपने लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। आप इसमें लाइमन सीरीज का ये वेवलेंथ होती है, ये अपन को पता है।
है ना। ये वेवलेंथ होता है, अपन को पता है। अब लाइमन का शॉर्टेस्ट का मतलब हो गया ये n टू इंफिनिटी। ये लाइमन के लिए बोल रहा हूं मैं। तो मैंने इसे लिखा 1/λ इज इक्वल टू आर एच इंटू हो जाएगा जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन एटम है। ये हो गया अपने पास। मैं 1 स्क्वायर लिखूं क्या, मतलब जरूरत नहीं है वैसे इसकी लिखने की। 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इनफिनिटी स्क्वायर। हमें ये पता चल गया शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ना, मुझे लैम्डा, ये x गिवन है, तो 1/λ विल बी इक्वल टू आर एच। इतना ही बचा अपने पास बस। और x इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास, दैट इज 1/rh। ये x है, ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ गिवन है ना अपन को, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ही तो गिवन है। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज x। ठीक। अब क्या करें, बाल्मर की बात करो भाई। बाल्मर में क्या गिवन है अपन को, 1/λ इज इक्वल टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/। अब ये क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट लाइन मतलब इसमें 3 2 to 3, ये बोल रहे हैं, ये फर्स्ट लाइन है, इसमें लिमिट की बात थोड़ी की उसने। तो 1/λ विल बी इक्वल टू आर एच इंटू, मतलब ये पूछा है अपन से, z तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 4 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा अपने पास 4 इंटू 10। तो 9 माइनस 4 मतलब 5/4 इंटू 9 36। तो अब उसने क्या लिखा अपन से, x के टर्म में पूछ रहा है, हाँ तो ठीक है ना। अपन क्या करते हैं, ये आर एच लैम्डा पूछा उसने, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 1/rh इंटू 36/5। ये अपन को गिवन है, x अपना आंसर आ गया। आया ना। मतलब थोड़ा सा अगर हम प्रिकॉशन लेके क्वेश्चन को अपने सॉल्व करें तो अपना आंसर आराम से आता है, ठीक है। 15th वाले में गिवन है अपन को, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 जो अपन को गिवन है, दैट इज लाइक दिस है। 15th वाला, 15th वाले में मुझे गिवन है, अ पार्टिकल इन अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन्स आर डी एक्साइटेड फ्रॉम लेवल n टू 1। अच्छा, ये n इक्वल टू 1 और ये लेवल n शेल से 1th शेल तक उसको लेके आया। The total number of line belong to this series is R2. बाल्मर सीरीज R2। हाँ तो ठीक है, इसका मतलब है बाल्मर सीरीज में दो ना, तो मतलब यहां तक तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, तो पता चल गया ये तो मुझे। बाल्मर का 3 to 2 एक हो गया और ये 4 हो गया इससे। ये सेकंड लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज होगा डी एक्साइटेशन में। तो मुझे तो पता चल गया कि कौन सा शेल की बात कर रहे हो आप, ठीक है। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर आयोनाइज्ड फ्रॉम लेवल n, अपन यहां से इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करना चाहते हैं, by photons of 13 electron volt, then the kinetic energy of the ejected photon is, ये तो अपन को ओरली बता दूंगा भाई। इसकी एनर्जी थी -13.6, इसकी एनर्जी है -3.4, इसकी एनर्जी है -1.51, इसकी एनर्जी है -0.85। आप कह रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है ना, इलेक्ट्रॉन, उसको एक्साइट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपने दिया कितना, 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो बहुत ज्यादा है। अगर 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोगे तो ये इजेक्ट होने के बाद काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी होगी, 12.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। दैट इज योर आंसर। उसने यही कहा कि बताओ कितनी एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के बाद। भाई अगर फोर्थ शेल में एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है वो 0.85 से बाइंडेड है न्यूक्लियस में, और आप अगर 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोगे तो कितनी एनर्जी उसके पास होगी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये आपका 15th क्वेश्चन था। अब आपके पास होमवर्क होगा एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 16 to 20, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 and 2 सेक्शन ई। ये आपका होमवर्क होगा फॉर द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के लिए ये आपका होमवर्क होगा।
एट्थ वाले में एंगुलर मोमेंटम गिवन है आप ऑफ द ऑर्बिट इज जे, द काइनेटिक एनर्जी विल बी, हाँ तो हाफ एम बी स्क्वायर एंगुलर मोमेंटम से कैलकुलेट करो ना एट्थ वाले में। लो भाई कैलकुलेट करो। अब इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो दोनों तरफ क्या करोगे आप, स्क्वायर करोगे और 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, you'll get your आंसर। वो क्या बोल रहा है और कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट इज दिस मच, इट्स काइनेटिक एनर्जी। इसको ना जे लिख लेना और इसको दोनों तरफ क्या करना आप, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है, इसको हाफ एम वी स्क्वायर बनाओ, you'll get your आंसर। तो कर लेंगे ना अपन, आप ट्राई करके देखना, अगर मुझसे छूट गया है ट्राई करके देखो, अदरवाइज आई विल टेल यू, कुछ पार्ट अपने आप करोगे, ठीक है ना। कैसे बताया सर ने, तो अगर नहीं आएगा वापस पूछो, इसमें से भी जितना मैंने आपको बताया, अगर आपको फिर भी डाउट आता है आप फिर पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक बार बता दिया आप सर डिस्कस नहीं करेंगे, जितना मर्जी चाहो उतने बार पूछो, ठीक है ना। तो आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो और आप बोलो तो मैं अभी कर देता हूं भाई, मुझे क्या है इसमें, दोनों तरफ स्क्वायर करना है और 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। पहले स्क्वायर कर लेता हूँ, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू जे स्क्वायर, क्योंकि एम वी आर इज व्हाट, एंगुलर मोमेंटम, वो आपने जे के बराबर दिया है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2 कर लेता हूँ, 1/2 कर लेता हूँ, लो रीअरेंज कर देता हूँ हाफ एम वी स्क्वायर के लिए, मेरा आंसर आ गया। पक्का ऐसे कैलकुलेट कर, ये आपका होमवर्क हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट क्लास। और एक्सरसाइज 1 का एक्सरसाइज 1 का ना पार्ट 3 भी करोगे आप, पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये आप सॉल्व करो मैथ्स तो फॉलो। अब अपन नया पार्ट शुरू नहीं कर रहे हैं आज, नया पार्ट अपन नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे, दैट्स इज ऑल जो आज अपन पढ़ेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो दैट इज योर, Sir, हाँ sir, my introduction to chemistry is left. I'm a new joinee. बिल्कुल बिल्कुल, अभी काफी बच्चे होंगे बेटा जो मतलब न्यू ज्वाइनिंग है, आपके साथ वाले होंगे या जिन्होंने आपसे एक दिन पहले ही ज्वाइन किया होगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, वो टेंशन मेरे पास है, आप बिल्कुल भी मतलब नहीं सोचना कि हमारा क्या होगा, सर विल टेक केयर ऑफ दैट की जो भी आपका छोटा होगा, ठीक है ना। तो और भी बच्चे हैं जिनको ये पता है कि सर विल टेक केयर ऑफ, मतलब आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपका सारा पार्ट आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है राइट। वो इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में कंप्लीट कर पाऊंगा आपका, एवरीबॉडी गॉट इट। चलो भाई फिर आगे जी पढ़ते सर। हैं, ओके वेलकम।